अपने नोट्स बना के वीडियो को देख के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और आगे कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें हमें बात करनी है डिफरेंट कमेटीज इन द हॉस्पिटल्स, यानी कि हॉस्पिटल्स में जो सर्विसेज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी कमेटीज होती हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स हैं एज यूजुअल हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपने खुद के नोट्स आप बना सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है डिफरेंट कमेटीज इन द हॉस्पिटल्स लाइक फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटीज। ऑब्जेक्टिव आपको बताना है, कंपोजिशन एंड फंक्शंस के बारे में बात करनी है। सेकंड इसमें है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी डेफिनेशन, प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में बताना है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, जिसमें हमें बताना है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कमेटी आते हैं वो है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। इसके बारे में बात करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कमेटी क्या होता है। ठीक है, तो कमेटी का मतलब वैसे आपको पता होगा कि कमेटी जो बनती है वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू बनती है, यानी कि जो अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ मेंबर्स होंगे, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स है, ठीक है, जो फार्मासिस्ट है, उनको मिला के अलग अलग कमेटीज बनाई जाती है, जिससे कि वो हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं उनको अच्छे से रेगुलेट कर सके और मेंटेन कर सके। यानी कि यहाँ पे जो हम फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी की बात करने वाले हैं, इसमें कोई बाहर के लोग इंक्लूड नहीं होते हैं। इसमें मेडिकल स्टाफ ही रहता है, हॉस्पिटल स्टाफ रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, हॉस्पिटल की सर्विसेज को मैनेज करने में हेल्प करता है, उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कमेटी क्या हो गई? कमेटी जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन है जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देखिए, हर कमेटी का अपना अपना एक काम होता है, तो हमें ऐसा नहीं है कि दूसरे की कमेटी में इंटरफेयर करना है। हमारी जो कमेटी के रूल रेगुलेशंस है, हमारी जो कमेटी का काम है, हमारा काम है कि उनको रेगुलेट करना, उनको देखना। ठीक है, तो उनमें से ही एक कमेटी में से हमारे पास आते हैं फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। ठीक है, तो ये फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी क्या है? ये हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की कमेटी होती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ड्रग्स है जो हमें जो मेनली हमें किसमें दिखे, ड्रग फॉर्मूलरी में शो हूं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूलरी, ड्रग फॉर्मूलरी का क्या मतलब होता है। नॉर्मली क्या है कि अगर हमें कोई इंग्लिश का सेंटेंस अगर ढूंढना है तो हम पहले क्या करते थे, डिक्शनरी का यूज करते थे। आज के टाइम में गूगल, ऑनलाइन, ये सारी चीजों का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही होता है कि ये क्या है, एक बुक टाइप होती है। ठीक है, जिसमें हर मेडिसिन से, जितनी भी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन है, उनके यूजेस, उनके बारे में पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाती है। ठीक है, उनके साइड इफेक्ट, उनके एडवर्स इफेक्ट, उनका यूजेस, कितनी डोज में आप ले सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। तो जो हमारी पीएनटी कमेटी है वो ये डिसाइड करती है कि कौन सी सेलेक्टिव ड्रग्स हैं जो हम अपनी ड्रग फॉर्मूलरी में शो करें, अपेयर करें। क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, ये जो ड्रग फॉर्मूलरी होती है ये क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को ड्रग्स के बारे में बताते हैं, यानी कि मेडिसिन के बारे में बताते हैं। सबसे पहला काम तो यही होता है पीएनटी का, कि वो ये डिसाइड करती है कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स है, मेडिसिन है जो ड्रग फॉर्मूलरी में शो हो, अपेयर हो। सेकेंड इसमें हमारा आ जाता है कि ये जो कमेटी होती है इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंक्लूड होते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर का मतलब है कि जो मेडिकल स्टाफ है, जो फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, जो वहाँ पे वर्क करते हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या शो किया जाता है, लाइक प्रिस्क्राइबिंग हो गया, ठीक है, कैसे प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है, डिस्पेंसिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया मेडिसिन का, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी इनमें इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इन
सबको मिला के ही ये क्या बनती है, एक कमेटी बनती है जो क्या करती है, मेडिसिन के यूज को इवुलेट करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये जो कमेटी होती है ये मेडिसिन के यूजेस को इवुलेट करती है, यानी कि उनको चेकआउट करती है। देखिए जरूरी नहीं है कि हर मेडिसिन हर किसी को सूट आए, तो अपनी अलग अलग मेडिसिन की अपनी इफिकेसी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो कमेटीज है ये देखती है कि जो पर्टिकुलर मेडिसिन पेशेंट को दी जा रही है वो सही से काम कर भी रही है या नहीं। ठीक है, तो दो पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं। एक, सबसे पहला तो आपको याद रखना है कि जो पीएनटी कमेटी होती है वो क्या करती है, वो ये बहुत सारी ड्रग्स में से ये चीजों को कंटिन्यू करती है कि कौन सी ड्रग्स अच्छी है और कौन सी ड्रग्स जो है वो ड्रग फॉर्मुलरी में दिखना चाहिए। सेकंड, इसमें आ जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कमेटी है इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंक्लूड होते हैं, प्रिस्क्राइबिंग से लेके, यानी कि जो प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर से लेके, ठीक है, और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है मैनेजमेंट, वो सब इसमें इंक्लूड रहते हैं जो मेडिकेशन को यूज को इवुलेट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। मेन क्या ऑब्जेक्टिव है पीएनटी कमेटी का। ठीक है, तो मेनली ये क्या करती है, मैंने आपको बताया था फेडरल रेगुलेशन के बारे में, हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो फेडरल रेगुलेशन मैंने आपको एक एनएबीएच करके बताया था कि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई हॉस्पिटल एनएबीएच है तो मान जाइए कि उसकी जो क्वालिटी है बहुत 100% सही होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक है, वहां पे जो ड्रग्स होंगी, वहां की जो सर्विसेज होंगी, अगर एनएबीएच अप्रूव है तो मतलब वहां पे जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है कि ये जो पीएनटी कमेटीज होती है ये इंश्योर करती है कंप्लायंस को, ठीक है, एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स को या फिर फेडरल रेगुलेशंस को, कि वहां पे वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, जितने भी फेडरल रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमारा आता है कि जो इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पीएनटी कमेटी की, वो ये इंश्योर करती है कि वहाँ की जो ड्रग थेरेपी है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी कि हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट्स के साथ कोई प्ले मूवमेंट ना हो, यानी कि पेशेंट्स के हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका काम होता है कि ये इंश्योर करे कि वहाँ पे जो ड्रग थेरेपी हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है वो अच्छी क्वालिटी की हो, यानी कि हाई क्वालिटी की हो। और उसके बाद जो मेडिकल स्टाफ का जो फार्मेसी सर्विसेज है वो पेशेंट्स के लिए अच्छी होनी चाहिए, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये इंश्योर करती है। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है पीएनटी कमेटी का वो पेशेंट्स के लिए है, यानी कि पेशेंट्स के हित में काम हो, ये पीएनटी कमेटी इंश्योर करती है। अब पीएनटी कमेटी के कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है कि मैंने अभी बोला कि कमेटी होती है जिसमें बहुत सारे लोग आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो पीएनटी कमेटी है वो किन किन मेंबर से मिलके बनी है। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि जो ये कमेटी होती है इसमें प्रिस्क्राइबर जो कर रहा है वहां से लेके और जो एडमिनिस्ट्रेड भी है, यानी कि वहां तक भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, वो सब इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा चेयरमैन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन इंक्लूड होगा। उसके बाद चीफ ऑफ फार्मेसी सर्विसेज यानी कि सेक्रेटरी इंक्लूड होगा। ठीक है, वन रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम, ठीक है, यानी कि हर डिपार्टमेंट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव ऐड होगा मेंबर में। ठीक है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ से एक एक मेंबर क्या होंगे उसमें कमेटी में जुड़ेंगे। तो इन सबको मिला के ये फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी बनती है। नेक्स्ट हमारा आता है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के फंक्शंस, यानी कि ये क्या क्या वर्क करती है, किसके अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है, तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो कमेटीज बनाई जाती है ये पेशेंट से लेके जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी पूरा हॉस्पिटल है उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें लीगली हो सारी चीजें, मॉरल हो, ठीक है, और पेशेंट्स जो है वहां पे उनके हित में हो। ठीक है, तो जो भी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटीज होती है मेनली
वो उसका मेन फंक्शंस तो सबसे पहला यही होता है कि वो हॉस्पिटल्स की जो सर्विसेज है उनको मैनेज करके चले। ठीक है, हॉस्पिटल की सर्विसेज अच्छी होगी, वहाँ की क्वालिटी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली सी बात है कि पेशेंट्स को वहाँ पे रिलीफ भी जल्दी से जल्दी मिलेगा, इम्प्रूवमेंट भी होगा उसकी डिजीज में। तो ये सारी की सारी चीजें जो कनेक्ट करती हैं, ये फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी से कनेक्ट करती है। सबसे फर्स्ट तो इसमें जो आता है वो है ड्रग फॉर्मुलरीज जो वहाँ पे होता है। ड्रग फॉर्मुलरीज का मतलब मैंने अभी बताया कि हॉस्पिटल में कौन सी मेडिसिन रखनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं रखनी है, ये सब यही चीज पीएनटी कमेटी मेंटेन करती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, सेफ्टी को प्रमोट करता है। अगर आप अपने हॉस्पिटल्स में कुछ क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन रखेंगे तो जो पेशेंट्स की सेफ्टी है डेफिनेटली सी बात है इम्प्रूव होगी, इफेक्टिवनेस होगा। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ऐसी मेडिसिन रख रहे हैं जो पेशेंट्स उनको नहीं प्रोवाइड कर सकता, पेशेंट्स नहीं ले सकता है उनको, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलरी प्रिंसिपल, यानी कि जो फॉर्मुलरी का सिद्धांत है वो यही कहता है कि अगर आप ड्रग फॉर्मुलरीज को मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है अफोर्डेबल भी होना चाहिए, इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और सेफ्टी भी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड इसमें है कि ये क्या करते हैं, जितनी भी हॉस्पिटल में मेडिकल पॉलिसीज हैं, ठीक है, उसमें क्या है उनको मेंटेन करें। जितनी भी फार्मेसी रिलेटेड मेडिकल पॉलिसीज हैं उनको मेंटेन करके चले, जिसकी वजह से ये भी क्या करेगी, सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट करेगी, इफेक्टिवनेस करेगी, अफोर्डेबिलिटी मेडिकेशंस होंगी। ठीक है, जो एक क्लिनिक सेंटर के लिए काफी अच्छी बात है, जो हम इसको क्लिनिक सेटिंग में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि क्लिनिक को अच्छा करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड इसमें आता है कि ये क्या करते हैं, जो फॉर्मुलरी प्रिंसिपल्स है, जब अभी हमने ऊपर देखा कि फॉर्मुलरी प्रिंसिपल्स का कहना ये है अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलरी प्रिंसिपल्स कि जो हम ड्रग्स अपनी हॉस्पिटल्स में रखते हैं वो सेफ भी होनी चाहिए, इफेक्टिव भी होनी चाहिए, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये क्या करता है, डेफिनेटली सी बात है फॉर्मुलरी प्रिंसिपल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मैनेजमेंट को गाइड करता है ड्रग फॉर्मुलरीज के लिए, क्योंकि ड्रग फॉर्मुलरीज का में ये देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स में कौन सी मेडिसिन रखी जाएगी और कौन सी मेडिसिन नहीं रखी जाएगी। तो मेडिसिन आपको ऐसी रखनी है जो सेफ भी हो, इफेक्टिव भी हो और अफोर्डेबल भी हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है रिव्यू न्यू ड्रग। ठीक है, ड्रग क्लासेस, न्यू क्लिनिकल इंडिकेशन, थेरेपेटिक एडवांटेज, न्यू केमिकल्स एंड न्यू सेफ्टी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो ये कमेटी होती है ये क्या करती है, नई ड्रग्स के लिए रिव्यू करती रहती है, ड्रग क्लासेस को रिव्यू करती रहती है, न्यू क्लिनिक इंडिकेशंस को रिव्यू करती रहती है, थेरेपेटिक एडवांटेजेस को रिव्यू करती रहती है, न्यू केमिकल्स को की जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनको रिव्यू करती है, न्यू सेफ्टी इंफॉर्मेशन को ये लॉन्च करती है। यानी कि जो पीएनटी कमेटी होती है वो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पिछले 5 साल से आपके हॉस्पिटल में एक ड्रग है और मार्केट में कोई नई ड्रग आ रही है तो आप उसको नहीं चेकआउट करोगे, आप अपनी मेडिसिन वही 5 साल वाली चलाते हो। तो आपको क्या करना है कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपने हॉस्पिटल्स में मेडिसिन को रखना है, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो पेशेंट्स को इम्प्रूव जल्दी होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है, अगर इस कमेटी को सही लगता है और पेशेंट्स के हित में है तो डेफिनेटली सी बात है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, रिव्यू होती रहती है। अगर मार्केट में कोई न्यू ड्रग आती है तो आप उसको डेफिनेटली कमेटी को बिठा के रिव्यू कर सकते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशन न्यू अगर कोई आता है तो डेफिनेटली सी बात है आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। थेरेपेटिक एडवांटेजेस अगर होते हैं, ठीक है, तो आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं रिव्यू द ड्रग फॉर्मुलरीज एंड थेरेपेटिक क्लासेस एटलीस्ट एनुअली, यानी कि जो भी ड्रग फॉर्मुलरीज हैं, ड्रग फॉर्मुलरीज और जो भी थेरेपेटिक क्लासेस हैं, ड्रग फॉर्मुलरीज का क्या मतलब है कि कौन सी मेडिसिन हॉस्पिटल में है और कौन सी मेडिसिन हॉस्पिटल में रखी जाएंगी, तो आप एटलीस्ट साल में एक बार आप उसको रिव्यू जरूर करेंगे। ठीक है, एनालिसिस साइंटिफिक, क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ये भी क्या करते हैं, ये भी इस पे
रिव्यू करते हैं। कौन सी कमेटी रिव्यू करती है? फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी रिव्यू करती है, यानी कि इसमें रिसर्च से रिलेटेड भी डाटा इंक्लूड होता है और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये पूरी कमेटी होती है जो इन टॉपिक्स पे क्या करती है, डिसाइड करती है और एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे लास्ट में पहुंचती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। नेक्स्ट टॉपिक है ये आप लोगों का डेफिनेशन, प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट एंड यूजेस ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ठीक है, तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि पीएनटी जो कमेटी होती है, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, वो भी क्या करती है, रिव्यू करती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। उसका जो ज्यादा फोकस रहता है वो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी पे ज्यादा रहता है। तो देखते हैं क्या होता है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। नेक्स्ट हमारा आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की। तो हॉस्पिटल का मतलब आप समझते हैं, फॉर्मूलरी का मतलब क्या होता है कि ये एक टाइप की मेडिसिन की लिस्ट होती है कि कौन सी मेडिसिन हमें अपने हॉस्पिटल्स में रखनी है और कौन सी मेडिसिन हमें अपने हॉस्पिटल में नहीं रखनी है, यानी कि एग्जिट करनी है। देखिए अगर आप अपना ओन हॉस्पिटल्स खोलते हो तो आप वही मेडिसिन रखेंगे जो आपके पेशेंट्स को अच्छे से अच्छा इंप्रूवमेंट दे, जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट दे, उसकी क्वालिटी मेडिसिन की अच्छी हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रिवाइज प्रोसेस है जो हॉस्पिटल्स में चलती रहती है। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, एक डिक्शनरी है, एक बुक है जिसमें वो सारी ड्रग्स के बारे में सारी डिटेल्स में सारी चीजें होती है, उसकी डोज कैलकुलेशन, उसके फॉर्मूला, ठीक है, कौन से पेशेंट्स को कौन सी मेडिसिन देनी है, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एडवर्स, सब ओवरऑल सब उसके बारे में वो लिखा रहता है। तो एक डिक्शनरी टाइप होती है ये। ठीक है, तो मेनली ये होता कैसे, ये एडअप कैसे होता है हॉस्पिटल में। बाहर क्या होते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं और रिसर्च के बाद अपना जो भी उनका कंक्लूजन निकलता है वो विद प्रूफ उसको बताते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज क्या होता है कि मेनली अगर आज के टाइम में कोई ऐसी मेडिसिन है जो अच्छी क्वालिटी की है, तो जो हॉस्पिटल की जो कमेटीज होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया ये फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, तो वो उनको रिसीव कर लेती है और जो उनकी पुरानी ड्रग्स है वो उनको हॉस्पिटल से एग्जिट कर देती है। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एक आप बोल सकते हो कि एक लिस्ट है मेडिसिन की, और किसके लिए ये किया जाता है, ये पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट देने के लिए पर्पज से किया जाता है। ठीक है, तो मेनली ये आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ मेडिकेशंस यूज होती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में। अगर आती है तो वो टेस्टिंग उनकी हो चुकी होती है, वो अपने आप को प्रूफ कर चुकी होती है, जितने भी रिसर्चर होते हैं वो अपना कंक्लूजन दे चुके होते हैं। तो टेस्टिंग होने के बाद जब ये प्रूव हो जाता है कि हाँ भाई ये सही है, ये क्वालिटी अच्छी है, तभी ये हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में ऐड होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में क्या होता था, पेन किलर अलग होती थी और पैरासीटामोल अलग होता था, लेकिन आज के टाइम में जो पैरासीटामोल है और जो डाइक्लो है वो कॉम्बिनेशन में आती है। तो क्या है कि अगर कोई हॉस्पिटल पहले से कोई पैरासीटामोल अलग यूज कर रहा है फीवर के लिए और पेन किलर अलग यूज कर रहा है, तो आज के टाइम में उसके लिए वो बेनिफिट है जिसमें ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स आज के टाइम में क्या यूज करते हैं, जिसमें ये दोनों कॉम्बिनेशन है। तो दैट इज द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, रिवाइज किया। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं बेसिक। जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होते हैं ये कंटिन्यूस रिवाइज होता है। ठीक है, कंप्लायंस ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज एजेंट एंड देयर फॉर्म, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है कि जो भी मेडिसिन बनती है उनकी डोज से रिलेटेड, उनके इफेक्ट से रिलेटेड, ये जितनी भी कंप्लायंस होती है वो रिवाइज होते रहते हैं। रिवाइज होने का मतलब है कि जो अच्छी मेडिसिन होंगी आज के टाइम की वो रख ली जाएंगी और जो पुरानी हो चुकी है उनको एग्जिट कर दिया जाएगा, जिनका आज के टाइम में क्वालिटी कम है। ठीक है, तो उनको एग्जिट कर दिया जाएगा। which reflect the current clinical judgment of medical staff, यानी कि ये जो क्लिनिकल जजमेंट होता है ये मेडिकल स्टाफ यानी कि पीएनटी कमेटी के थ्रू ये लिया जाता है और ये रिवाइज होता रहता है। ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या है, एक सिस्टम है जिसमें जो मेडिकल स्टाफ होता है हॉस्पिटल्स का वो क्या करता है, फार्मेसी और थेरेपेटिक कमेटी की हेल्प से, जो हम पढ़ चुके हैं कि जो पीएनटी कमेटी होती है वो टोटल हॉस्पिटल फॉर्मूलरी पे काम करती है, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो मेडिकल स्टाफ
स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल्स के, वो पीएनटी कमेटी के साथ मिलके ड्रग्स को सेलेक्ट करते हैं, इवुलेट करते हैं जितने भी मेडिकल एजेंट होते हैं ड्रग के, ठीक है। इवुलेट का मतलब है कि उनको इवुलेशन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उनकी डोजेस फॉर्म को, उनका इफेक्ट को, सारी चीजें इवुलेट होंगी, ठीक है। जो उनके पेशेंट्स के लिए क्या है, जो इन पेशेंट्स है, इन पेशेंट्स का मतलब क्या होता है, जो वहां पे हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो उनकी केयर के लिए यूजफुल है, उन डोजेस को, उन ड्रग्स को वो क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे और अपना हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में एड अप कर लेंगी, ठीक है। तो ये मेन चीज यहाँ पे होती है कि जो भी एक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम होते हैं वो मेडिकल स्टाफ और पीएनटी कमेटी के साथ मिलके बैठता है, उसके बाद सेलेक्ट करता है ड्रग्स को, जो इवुलेट करता है, जो ड्रग्स उनके इन पेशेंट्स के लिए यूजफुल होती है उनको वो अपना ड्रग फॉर्मुलरी में ऐड कर लेता है। ये मेन पर्पस होते हैं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का, ठीक है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोक्यूरिंग ऑफ पेशेंट, ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अंडर ब्रांड नेम वेयर द ड्रग हैव बोथ नेम, ठीक है। तो मेनली ये जो ड्रग फॉर्मुलरी होते हैं इसमें सारी चीजें मेंशन होती है, कैसे आपको डोज कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, उनका ब्रांड नेम क्या है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ओरली होगा, आईवी या फिर एससी या आईएम, जैसे भी होगा वो सारी की सारी चीजें उसमें मेंशन रहती है। कितना आपको प्रिस्क्राइब करना है, किसके लिए कितना प्रिस्क्रिप्शन है, वो सारी की सारी चीजें इसमें डिटेल होती है। तो जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है इसकी काफी सारी एडवांटेजेस भी होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज करो जो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करते हैं, तो हमें क्या है कि हमें अगर पता है, एक लिस्ट है, डिक्शनरी है हमारे पास कि भाई ये ड्रग्स इस यूज में आती है, तो आपको 3-4 ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका मेन पर्पज है आप उस ड्रग से कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, ऑलरेडी अप्रूव है। तो आपको क्या है, ट्रायल करने में, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, तो उनको एक प्रॉपर फॉर्मा मिल जाता है कि आपको इस ड्रग पे इतनी क्वांटिटी में अगर आप करते हो तो डेफिनेटली सी बात है कि आपका जो रिजल्ट है वो इस टाइप से आएगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये कॉस्ट को भी क्या करता है, कम करता है। जैसे कि अगर आपको पता नहीं है, अगर आपके पास 4 ड्रग्स हैं और उनके बारे में आपको नहीं पता है कि इनका क्या डोज है, क्या कुछ है, तो आप उन पे पहले एक्सपेरिमेंट करोगे, उसके बाद फिर निकलता है एक पूरा प्रोसीजर, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपकी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की बुक में सबसे पहले से ही ऐड है ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता है। आपको 4 ड्रग लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वही ड्रग लो जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के। नेक्स्ट हम बात करने वाले प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, यानी कि जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को डेवलप कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को डेवलप करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट जो होता है इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कॉमन डिजीज को जो कि हॉस्पिटल में ट्रीट हो रही है, यानी कि जो कि हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है बाय कंसल्टिंग ऑल मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो आइडेंटिफाई होता है वो होता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट के थ्रू सबसे कॉमन डिजीज का ट्रीटमेंट, कौन सी डिजीज का ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद फिर इन डिजीज में क्या होता है ये देखा जाता है कि सबसे फर्स्ट चॉइस का ट्रीटमेंट कौन सा था, यानी कि सबसे फर्स्ट जो ट्रीटमेंट हुआ था उसमें आपने कौन सी मेडिसिन को यूज किया था, ठीक है। उसके बाद कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई करने के लिए आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को यूज करते हो इस डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकेंड, इसमें जो स्टेप आता है वो है फिर सारी जितनी भी एक्सपर्ट कमेटी है वो आपस में बैठती है, आइडेंटिफाई करते हैं एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर ईच ऑफ द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, यानी कि कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के लिए कौन सा ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएट हुआ है, यूज हुआ है, उसको आप करने के लिए फिर क्या करते हो, कमेटी बैठती है और आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाता है नेक्स्ट इसमें आता है उसके बाद ये जो अल्टरनेटिव मेथड है इसको WHO मॉडल लिस्ट में रिव्यू किया जाता है, इसेंशियल मेडिसिन को बाहर निकाला जाता है उसमें से जितने भाई WHO मॉडल लिस्ट है, इसेंशियल मेडिसिन भी यूज किए जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से,
ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जहां से आपने कॉमन डिजीज में जो फर्स्ट चॉइस किया था ट्रीटमेंट की, हम फर्स्ट ट्रीटमेंट में ये वाली मेडिसिन यूज करेंगे, वहां से फिर उसको WHO की मॉडल लिस्ट में देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कैपेबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल एंड इट्स स्टाफ टू हैंडल स्पेसिफिक ड्रग शुड नॉट बी फॉरगेटन ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि जो हॉस्पिटल है और वहाँ का जो स्टाफ है, ठीक है, जो अभी क्या कर रहा है कि इन सारी चीजों को रिव्यू कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, तो उनकी वो जो प्रोसेस है उसको फॉरगेट नहीं किया जाता है। सारी चीजों को अपने नजर में रखना होता है जितना भी वहाँ पे कमेटीज बैठी हुई है। तो उनकी जो कैपेबिलिटी है, किनकी, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, उसको आप फॉरगेट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है ए ड्राफ्ट ऑफ द लिस्ट मस्ट बी प्रिपेयर एंड मस्ट बी गिवन टू ईच डिपार्टमेंट ऑफ कमेंट ऑन द लिस्ट। यानी कि अब इन सारी चीजों को लेके WHO में भी हमने, मॉडल लिस्ट में भी हमने रिव्यू कर लिया, मेडिकल स्टाफ के साथ हम कमेटीज के साथ भी बैठ गए, हमने सिलेक्शन पॉइंट से स्टार्ट किया था रिव्यू करना कि हमने फर्स्ट कॉमन डिजीज में फर्स्ट ट्रीटमेंट कौन सी मेडिसिन के साथ किया। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट बनती है, ठीक है, प्रिपेयर होती है, और उसके बाद उसको सारे के सारे जितने भी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट होते हैं उनके पास भेजा जाता है कि वो अपनी अपनी राय उस पर लिखें, अपने अपने कमेंट्स उस लिस्ट पे लिखें। ठीक है। उसके बाद मेन जो वर्क आता है वो है द ड्रग एंड थेरेप्यूटिक कमेटी मस्ट डेलिब्रेट ऑन दियर कमेंट्स एंड प्रोवाइड फीडबैक। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमेटी का भी रोल होता है। तो ये क्या करती है, ये जो कमेटी है ये क्या करती है, उस लिस्ट पे जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट प्रिपेयर हुई है उस लिस्ट पे अपना जो कमेंट्स है वो लिखती है, और अपनी जो उनका जो रिव्यू है वो लिखती है, और एक फीडबैक प्रोवाइड कराती है जिसके अकॉर्डिंग उसके बाद ये सारी चीजें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में ऐड होती हैं। ठीक है। फीडबैक देने के बाद ये जो इंफॉर्मेशन है शुड बी डिस्कस विद एविडेंस बेस्ड रिव्यू वेयर पॉसिबल। यानी कि ये जो पर्टिकुलर कमेंट्स आते हैं उन पे रिव्यू होते हैं, उन पे डिस्कस होते हैं, एविडेंस उनके पास रहता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जो कमेंट्स किया है वो रिटर्न में किया है, अपनी लिस्ट में जो कमेंट्स होते हैं उन्होंने अपनी राय बता दी है। उसके बाद आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट, रिव्यू के बेसिस पे, फीडबैक के बेसिस पे एक फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होती है। ठीक है। जो भी उस फाइनल लिस्ट में ड्रग होते हैं, मोनोग्राफ उनके प्रिपेयर होते हैं, और उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, अनबेस्ड इंफॉर्मेशन को ये मिल जा, एक अनबेस्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है। तो मेन जो इसमें रहता है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में वो क्या रहता है, ट्रीटमेंट बेस्ड होता है। ठीक है। WHO के साथ रिव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल स्टाफ को लिस्ट दी जाती है कि आप इनके ड्रग को यूज कीजिए, उसके बाद अपना फीडबैक इनके अकॉर्डिंग दीजिए, रिव्यू दीजिए, और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट निकल के आ जाती है। जब फाइनल लिस्ट निकल के आ जाती है तो मोनोग्राफ भी उनके प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, जिसमें हमें बात करनी है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमें बात करनी है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। नेम से डिफाइन हो रहा है कि हॉस्पिटल्स के लिए, हॉस्पिटल में कोई इन्फेक्शन ना फैले उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि मेनली होता क्या है कि जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं, आपको पता होगा कि कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी होते हैं जो कम्युनिकेबल होते हैं, जो स्पेयर्स हो जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है। या फिर अनहाइजीन की वजह से भी कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो मेनली होता क्या है कि अगर कोई ऐसा माहौल हम क्रिएट करते हैं जिसमें इन्फेक्शन को हम कंट्रोल करके रखें, किसी अदर पेशेंट्स को या उनके फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एट ए टाइम पे जब आपका जो पेशेंट्स है तब आपको कोई इन्फेक्शन हो या उस पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो जब हॉस्पिटल में एडमिटेड है। हॉस्पिटल्स में जाने के बाद भी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है हॉस्पिटल्स की वजह से, ठीक है, अनहाइजीन की वजह से। तो इसमें जो कमेटी में मेंबर्स होते हैं डेफिनेटली हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज ही होते हैं, जिसमें फिजिशियन से लेके नर्सिंग स्टाफ सब एम्प्लॉयज इसमें इंक्लूडेड होते हैं।
तो ये जो एक ऐसी कमेटी है जो क्या करती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, क्योंकि इन्फेक्शन जो होता है मेनली वो बहुत जल्दी होने वाला इन्फेक्शन है, अनहाइजीन की वजह से होने वाला इन्फेक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर कोई एक पेशेंट 4 दिन तक या 5 दिन तक एडमिटेड है, ठीक है, तो हमें हमारा जो हॉस्पिटल की कमेटीज है तो उनको क्या करना चाहिए, बेड की प्रॉपर बेडशीट चेंज होनी चाहिए, ठीक है, क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, यानी कि हाइजीन का हमें पेशेंट्स के हाइजीन का हमें ध्यान रखना है। तो ये कमेटी उसी पर्पस के लिए बनाई जाती है। अगर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस की वजह से पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो सकता था। तो हमें ये जो कमेटी बनाई जाती है मेनली हेल्थ पर्पस के लिए बनाई जाती है, जो कि आपके हॉस्पिटल में एडमिटेड है या फिर उनके साथ आए हैं। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हॉस्पिटल में एक पेशेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे काफी पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ फैमिली मेंबर भी अवेयर होते हैं। तो ये जो बिल्कुल क्राउडिंग एरिया होता है इसको मेंटेन करने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, इसमें मेनली होता क्या है कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है, इस ये जो डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि कमेटी है तो इसमें मेंबर्स भी होंगे जो क्या करते हैं, डिसिप्लिन का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये जो होता है, ये जो पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं, ये डिसिप्लिन कमेटी के भी मेंबर्स होते हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटी के भी मेंबर्स, दोनों आपस में कंबाइन करके इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाती है। ठीक है, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन यानी कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं, फिजिशियंस भी इंक्लूड होते हैं, नर्सिंग स्टाफ इंक्लूड होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर इंक्लूड होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एज वेल एज जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव यानी कि 1 या 2 मेंबर इन कमेटीज में से रहेगा, जैसे डिपार्टमेंटल वाइज हो जाती है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन, इन्वायरमेंटल सर्विसेज, तो इनमें से भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, इनके थ्रू ये कमेटी बनती है। इसका जो पर्टिकुलर कमेटी का मेन पर्पस जो रहता है, डेफिनेटली सी बात है, देखिए इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत इजी नहीं होता है, हाइजीन का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जितने भी हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स से को यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, मेनली सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये पेशेंट्स की रिस्क को क्या करे, मिनिमाइज करे, पेशेंट्स को इंश्योर कराए कि वहां पे कोई इन्फेक्शन उनको ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी मेंशन होती है, जैसे कि मैंने अभी बात करी, हाइजीन हो गया एक तो। ठीक है, दूसरी बात, ये जो कमेटी मेनली होती है ये इन्फेक्शन को कंट्रोल कमेटी के लिए ही इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इन्फेक्शन को ही कंट्रोल करेगी, तो हाइजीन, क्लीनिंग, सब सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। और मेन पर्पस क्या रहता है कि पेशेंट्स को कोई रिस्क ना हो, यानी कि पेशेंट्स ऐसा ना हो कि एक बीमारी को ठीक करने आया था साथ में वो दूसरी बीमारी भी लेगी, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। और इन्फेक्शन आपको पता भी होगा कि अनहाइजीन, सबसे ज्यादा जो मस्ट केस होते हैं वो अनहाइजीन की वजह से होते हैं, तो हमें इसमें इसलिए ये कमेटी इंक्लूड की जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट की बात करने से पहले हम देखेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, और कैसे हो जो फार्मासिस्ट होते हैं इससे बचाता है, अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो कैसे फार्मासिस्ट प्रिवेंट करता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो आप कोई एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स अगर हम कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं अपनी बॉडी में, या फिर आप क्या है कि एक एंटीबायोटिक्स आपने मॉर्निंग में ले ली, एक इवनिंग में ले ली, यानी कि कोई रूटीन नहीं है, तो डेफिनेटली सी बात है वो उसको ट्रीटमेंट तो कर देगा, उस इन्फेक्शन को ठीक कर देगा, नो डाउट। लेकिन मेनली होगा क्या कि जो जैसे अगर आप कंटिन्यूटी में एंटीबायोटिक्स लेते हो तो वहां पे वो जो बैक्टीरिया है जिसको आप किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हो, वो जो बैक्टीरिया है उस पे वो एंटीबायोटिक्स असर नहीं करेगी अगर आप रेगुलर लेते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो आप मॉर्निंग में वॉक करते हैं, ठीक है, आप मॉर्निंग में एक दिन अगर वॉक करते हो तो आपको लगेगा अरे नहीं बहुत डिफिकल्ट वर्क है, मेरे से सुबह उठा नहीं जाता है, ठीक है, मैं इस टाइम नहीं उठ सकता हूँ। लेकिन अगर आप वही रूटीन में आप कंटिन्यूटी में लेके आओगे, एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, तो आपको क्या हो जाता है, हैबिट हो जाता है।
ठीक है, तो आपको ईजी हो जाता है, आप मॉर्निंग में खुद ही उठ जाते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक पे भी चले जाते हैं, तो मतलब एक हैबिट हो जाती है। ऐसे ही सेम हमारी बॉडी में होते हैं कि अगर बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स रेगुलर लेते हैं तो जो बैक्टीरिया है उसको हैबिट हो जाती है, तो जो एंटीबायोटिक्स है वो उस पर असर नहीं कर पाती। इसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, और फार्मासिस्ट इससे कैसे बचाता है हमें इसके बारे में पढ़ना है। आपको आई होप समझ आ गया होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर किसी पेशेंट्स को हो जाता है जिसमें जो हम एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं वो उस पर कोई असर नहीं कर रही है, तो हमें क्या है, सबसे पहले तो हमें एंटीबायोटिक्स को कम करना होगा। जो फार्मासिस्ट होगा वो क्या करेगा, एंटीबायोटिक्स को कम करेगा। ठीक है, क्योंकि असर कुछ हो नहीं रहा है, तो हमें बात करनी है रोल ऑफ फार्मासिस्ट की। तो मेनली जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एंटी माइक्रोबियल स्टेवार्डशिप में, ये क्या करता है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल दोनों पे ये क्या करेगा, कैसे करेगा, ये क्या कर देगा, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है उनका जो ऑप्टिमल यूज कर देगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स को कम कर देगा। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन था वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड हमारा आता है एजुकेटिंग हेल्थ प्रोफेशनल और पेशेंट्स एंड पब्लिक, यानी कि उसके बारे में उसको अवेयर कराएगा। क्योंकि कभी कभी हमें क्या लगता है कि जैसे हमने एंटीबायोटिक्स खाई, हमें ठीक लगा, तो हमें लगता है कि ठीक है, हम असर हो रहा है उस दवाई का। तो जो फार्मासिस्ट का काम होता है वो एजुकेट करना भी होता है, वो बताएगा हेल्थ प्रोफेशनल्स को, पेशेंट्स को और पब्लिक को अवेयर करेंगे। एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है कि आप अगर ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हो तो आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, जिसमें आपको कोई असर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको एंटीबायोटिक्स अपना कम कर देनी है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये जो फार्मासिस्ट कमेटीज होती है, एंटी माइक्रोबियल स्टेवार्डशिप टीम होती है, ये कम्युनिटी को क्या करती है, अवेयर करती है। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब है यानी कि पब्लिक को अवेयर करती है उसके इम्पैक्ट के लिए, उसके जितने भी सारे रीजंस हैं, कॉजेज हैं, उन सब के लिए अवेयर करती है। सेकंड, इसमें हमारा आता है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो एजुकेशनल इंटरवेंशन भी कराते हैं। एजुकेशनल इंटरवेंशन मतलब फार्मासिस्ट का रोल होता क्या है मेनली कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जो फार्मासिस्ट के थ्रू होते हैं, और अगर इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात है तो वो भी अगर अवेयर करना है तो फार्मासिस्ट उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम यूज कर सकता है। ठीक है, पेशेंट्स का जितना भी आउटकम होगा डेफिनेटली सी बात है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है और आप एंटीबायोटिक्स को कम कर देते हो तो जो आउटकम आएगा वो पेशेंट का इम्प्रूव आएगा। तो अवेयरनेस देना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं पेशेंट्स जो क्या होते हैं कि अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, खुद से एंटीबायोटिक्स आपने यूज कर लिए, तो आप अगर यूज करते जाएंगे, खुद से यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो उसमें फार्मासिस्ट बताते हैं कि आपको एंटीबायोटिक्स कम यूज करनी है। ठीक है, आपको या तो यूज नहीं करनी है या फिर कम यूज करनी है, या फिर आपको ट्रीटमेंट का जो मोड है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, फार्मासिस्ट बताता है। लास्ट में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हॉस्पिटल फार्मूलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस हम अभी कवर कर चुके हैं, तो आप अपने नोट्स बना के वीडियो को देख के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और आगे कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हमें बात करना है सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट, प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर, एक्सपायरी ड्रग रिमूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन। इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.